हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। ये शिक्षा शास्त्र विषय से रिलेटेड वीडियो है। पेपर का नाम है शिक्षा का वैचारिक रूपरेखा। तो इससे रिलेटेड हमने पिछली वीडियो में विश्वविद्यालय के प्रकार के बारे में बात किए थे कि टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्या है। यानी कि उसमें मैंने बताया था कि विश्वविद्यालय 3 प्रकार से उन्हें मतलब विभाजित किया जाता है कि स्थापना के आधार पर, संगठन के आधार पर, शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर। और बताया था कि स्थापना के आधार पर कौन कौन से विद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, संगठन के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो डिटेल में वो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो अपनी नोटबुक में इससे रिलेटेड नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो जैसे कि मैंने 3 प्रकार बताए थे कि स्थापना के आधार पर, संगठन के आधार पर और शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार से विश्वविद्यालय को वर्गीकृत किया जाता है। तो स्थापना के आधार पर विश्वविद्यालय 3 प्रकार के होते हैं: केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और समकक्ष विश्वविद्यालय। तो ये तो सतही तौर पे है कि 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर फेमस कौन कौन से विश्वविद्यालय होते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और खुले विश्वविद्यालय। तो ये 4 टाइप्स हैं, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय योजना या फिर विश्वविद्यालय योजना के बारे में बात करेंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1963-64 में भारत सरकार ने दूसरे वेतन की आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की थी। स्टार्टिंग में विभिन्न राज्यों के 20 रेजिमेंटल स्कूलों को केंद्रीय स्कूलों के रूप में लिया गया। तो 1965 में रक्षा कर्मचारियों सहित स्थानांतरीकरण केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करने और उनमें उनके कामकाज पर नज़र रखने के मुख्य उद्देश्यों से एक स्वतः शासी संगठन केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापित किया गया। इसका विस्तृत विवरण अगर हम देखें तो इसमें प्रवेश नीति, शुल्क, पाठ्यक्रम, शिक्षण का माध्यम और अन्य योजनाएं अलग अलग प्रकार की होती है। यदि प्रवेश नीति की बात करें तो केंद्रीय विद्यालयों में इनमें सिविल और जो प्रतिरक्षा क्षेत्र के स्थानांतरित होने वाले अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उनके बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ 15% अनुसूचित जाति और उनके बच्चे और 1-2% अनुसूचित जनजाति के बच्चों को प्रवेश के स्थान आरक्षित है, यानी और आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षित श्रेणी से बच्चे उपलब्ध न होने पर सामान्य श्रेणी के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता है। यदि शुल्क की बात करें तो केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा निःशुल्क होती है और इसके ऊपर की कक्षाओं के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय लोक क्षेत्र, उपक्रम, स्वायत्त संस्थाएं आदि के लोगों में मतलब उनके बच्चों की ट्यूशन फीस, शुल्क, ये सभी को मिला जुलाकर निर्धारित किया जाता है। यदि पाठ्यक्रम की बात करें तो केंद्रीय विद्यालयों का पाठ्यक्रम एक समान है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित होता है। यानी अमूमन तौर पर स्कूलों में जो भी पाठ्यक्रम दिया जाता है, जो सिलेबस वगैरह होते हैं, वो केंद्रीय विद्यालय में भी सेम होते हैं। शिक्षण का माध्यम की यदि बात करें तो केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ होता है। तो इस आधार पर विद्यालय में शिक्षण के लिए प्रत्येक कक्षा के अलग अलग वर्ग भी होते हैं, यानी हिंदी वर्ग और अंग्रेजी वर्ग। और परीक्षा की यदि बात करें तो केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर होती है, यानी सेंट्रल लेवल पे होती है, जिसे नेशनल लेवल पे होती है, जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE निर्धारित करता है और इन्हीं के द्वारा इसे चलाया भी जाता है। और परीक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर एक समान और पूर्व निर्धारित रहता है। इसमें ग्रेड प्रणाली होती है, यानी कि जैसे अमूमन नॉर्मल तौर पे अन्य स्कूलों के एग्जाम्स वगैरह बोर्ड्स के होते हैं, उसी तरह से केंद्रीय विद्यालयों का भी होता है, पैरेलल लेवल पे होता है। केंद्रीय विद्यालय की अन्य योजनाओं की यदि बात करें तो इसमें शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम होते हैं, विद्यालयों के विज्ञान शिक्षा में सुधार ज़्यादा होता है, स्कूली शिक्षा की पर्यावरण उन्मुख बनाया जाता है, विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। और यदि विशेष प्रकार के कार्यक्रमों की बात करें तो यहाँ क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप्स कराई जाती है, विज्ञानी प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशंस वगैरह लगाई जाती है, विज्ञानी पहेली यानी साइंस क्विज भी खेला जाता है, जिससे बच्चों का जो ज्ञानात्मक केंद्र है वो भी ज़्यादा बढ़ सके। और वैज्ञानिक विषयों पर विचार विमर्श एंड डिस्कशन डिबेट्स भी की जाती है। केंद्रीय विद्यालयों की विशेषताओं के बारे में यदि बात करें तो सभी केंद्रीय विद्यालयों में एकरूपता मिलती है। इनमें विभिन्न धर्म, जाति एवं वर्गों के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं एक साथ रहते हैं और अध्ययन अध्यापन
करते हैं। इनमें सभी छात्रों को राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता की शिक्षा भी दी जाती है तथा इनमें छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी किया जाता है तथा इनमें छात्रों में अभिरुचि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया जाता है और छात्रों को सामाजिक चेतना एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। ये राष्ट्रीय एकता की भावना में अवरुद्ध करते हैं क्योंकि इनमें छात्र एक सी वेशभूषा धारण करते हैं और एक ही पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं, यानी इसमें कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं होता, सब कुछ पैरेलल लेवल पे एक रूपता के आधार पर होता है। अब बात करते हैं खुले विश्वविद्यालय के बारे में। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, खुला विश्वविद्यालय से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, अथवा मुक्त विश्वविद्यालयों का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताएं क्या है बताइए, अथवा खुला विश्वविद्यालय की भारतीय शिक्षा में भूमिका उपयोगिता को विस्तार से लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन है जो खुला विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। खुले विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय का अर्थ। खुला का मतलब क्या होता है, ओपन, यानी ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं जहाँ पे कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती है, जहाँ डिस्टेंस लर्निंग दी जाती है। तो खुला विश्वविद्यालय मौलिक रूप से दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग का एक स्वरूप है। डिस्टेंस लर्निंग में जिन सिद्धांतों का प्रयोग होता है लगभग उन सभी सिद्धांतों का प्रयोग खुला विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी होता है। खुला विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तियों हेतु जो किसी कारणवश विश्वविद्यालय में नहीं आ सकते, वहाँ की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या है कि डिस्टेंस से वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है और अपने काम में लग गए हैं, रोजगार में जुड़ गए, तो ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित की गई थी। और जो स्टूडेंट्स नहीं आ सकते हैं, जो किसी कारणवश किसी काम में बिजी हैं, तो वो दूर से भी मतलब डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में सर्वप्रथम रॉबिन्स की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई कि विश्वविद्यालयों को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक ऐसी व्यवस्था को प्रारंभ करना चाहिए जो देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और समस्याओं का समाधान भी कर सके। तो 1969 में समिति की रिपोर्ट के पश्चात रॉयल चार्टर के अंतर्गत एक खुले विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन में की गई क्योंकि वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत तत्कालीन उच्च शिक्षा समाज की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही थी, जबकि आज की परिस्थिति में ब्रिटेन में उच्च शिक्षा आवश्यक हो गई है और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ब्रिटेन में खुले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इन विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं की अनिवार्यता नहीं होती, केवल व्यक्ति को 21 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं खुले विश्वविद्यालय की विशेषताओं के बारे में। तो पहला है मुक्त विश्वविद्यालय, यानी खुला विश्वविद्यालय सबके लिए खुला होता है। इसमें प्रवेश हेतु आधारभूत शैक्षिक योग्यताओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें वे सब युवक, प्रौढ़ और वृद्ध अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो किन्हीं कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, ऐसे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, यानी आके अटेंडेंस लगाएं ये ज़रूरी नहीं है। वे अपने घर पर रहकर सुविधानुसार स्वाध्याय विधि से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नागरिक जो किसी न किसी व्यवसाय, रोजगार या काम धंधों में लगे हैं, उनको भी शिक्षा ग्रहण करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार खुले विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्र के दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। खुले विश्वविद्यालय जीवन पर्यंत और सतत शिक्षा में सफल हुए। इनके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अप टू डेट रह सकता है, ज्ञान, कौशल, तकनीक, जानकारी प्राप्त कर सकता है। खुले विश्वविद्यालय पत्राचार, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, वीडियो, कैसेट इत्यादि के माध्यम से भी दूर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब तो कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती हैं क्लासरूम्स पर और व्हाट्सएप से जुड़े होकर जानकारी भी मिलती रहती है। खुले विश्वविद्यालय में आतन पाठ सामग्री और आतन शिक्षा तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है। खुले विश्वविद्यालय श्रमिकों की शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। खुले विश्वविद्यालय के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। तो बेसिकली ये सभी विशेषताएं थी जो खुले विश्वविद्यालय की थी। खुले विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि जो मतलब व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे, चाहे जो भी कारण हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे फैमिली इश्यूज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे दूर रह रहे हो, तो उन सब प्रॉब्लम्स का एक समाधान बनाया गया कि वो डिस्टेंस से लर्निंग कर सकते हैं। शिक्षा किसी भी तरह से, मतलब गवर्नमेंट का एम है कि किसी भी तरह से साक्षर बनाया जा सके, कि उन्हें वो अपने से पढ़ सके, अपने से स्वाध्ययन करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। और डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि अनिवार्य रूप से आपको आके अटेंडेंस भी नहीं लगानी पड़ती। अब बात करते हैं खुले विश्वविद्यालय की शिक्षा में उपयोगिता के बारे में। तो भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार लाने एवं पिछड़े क्षेत्रों व पिछड़े वर्गों के
लोगों और के उच्च शिक्षा मतलब सुलभ कराने के लिए विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृषि, व्यापार एवं अन्य उद्योगों में लगे कर्मियों के लिए मुक्त विश्वविद्यालय उपयुक्त पाठ्यक्रम व पाठ चर्चाओं का आयोजन भी करते हैं। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद है। यह व्यवस्था कम खर्चीली है। परंपरागत विश्वविद्यालय में छात्रों की भीड़ बढ़ने से जो प्रवेश की समस्या उत्पन्न हो गई वो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना से सुलझ गई है। इस प्रकार खुले विश्वविद्यालय को भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर का खुला विश्वविद्यालय है और विश्व के 10 मुक्त विश्वविद्यालयों में एक है, जिसमें प्रतिवर्ष 90,000 से अधिक नामांकन होता है। बच्चे अपना एडमिशन कराते हैं। भारतवर्ष में कुल खुले विश्वविद्यालयों की संख्या इस प्रकार है। नेताजी सुभाष चंद्र मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल, BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू जो कि नई दिल्ली में है, PD टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय जो राजस्थान में है, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय जो मैसूर और कर्नाटक में है। तो ये कुछ विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है, जिसमें सबसे ज़्यादा नामांकन होता है। खुले विश्वविद्यालय की भारतीय शिक्षण भूमिका के बारे में यदि बात करें तो खुले विश्वविद्यालय का शिक्षण कार्य संचार के माध्यम जैसे पत्राचार, दूरदर्शन, रेडियो, वीडियो, कैसेट और दृश्य श्रवण सामग्री द्वारा शिक्षण कार्य होता है। इस शिक्षण में नवीन शिक्षण तकनीकी और संचार माध्यम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इसमें सभी प्रश्न पत्रों की एक साथ परीक्षा देना ही बाध्य नहीं होता। मुक्त विश्वविद्यालय अभिकरण शिक्षा में नवाचार है। ये वर्तमान युग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भी एक नया साधन है। तो खुले विश्वविद्यालय को इन्हीं सब विशेषताओं के कारण भारतीय शिक्षा में इनका अधिकतम उपयोग होने से देश के अधिकांश जनता शिक्षित होती है। शिक्षा का प्रसार देश के उन्नति की ओर ले जाता है और इस पत्राचार रूपी खुले विश्वविद्यालय की शिक्षा भारत में नवजागरण की क्रांति भी ला सकती है। तो ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है तथा साधनहीन है, ये शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, वे लोग भी इस प्रकार के विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर अपने व अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। तो यही कारण है कि भारत में जैसे विकासशील देश में खुला विश्वविद्यालय अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इस शिक्षा में छात्र बंधन से मुक्त रहता है और वह चार दीवारी में बंद नहीं रहता। इसके द्वारा वे सभी लोग अपना शिक्षा संबंधी सपना साकार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के बारे में। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य क्या है। 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे 4 उद्देश्य बताए गए हैं जो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना से रिलेटेड है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अति लघु में आ सकता है, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मुक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये इससे रिलेटेड आंसर है केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप इससे रिलेटेड नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालयों की क्या आवश्यकता है। तो ये इससे रिलेटेड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालयों की क्या उद्देश्य है। केंद्रीय विद्यालय के उद्देश्य लिखिए। तो ये इससे रिलेटेड 5 उद्देश्य बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय योजना लिखिए। है तो यहाँ पे पूरा योजना के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे रिलेटेड नोट्स अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इससे एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।